हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्राइट साइड कॉमर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर का डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का टॉपिक। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बारे में। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, प्लीज़ वहाँ से जाके आप उस चीज़ टॉपिक को समझें। उसके बाद में अपना आज जो टॉपिक है डेप्रिसिएशन करेगा। डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के अकॉर्डिंग कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर अपने को सबसे पहले ये देखना है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन अपने आप में है क्या। तो आपको सिंपली लैंग्वेज में अपन बात करें कि जो भी अपन फिक्स एसेट, जो भी प्रोड्यूसर होता है यानी कि जो प्रोडक्शन करने वाला, वो मशीन सेटअप करता है। मशीन यानी कि कोई भी फिक्स एसेट जिसे बोलते हैं कैपिटल एसेट, यानी कि उससे और प्रोडक्शन करने के लिए। तो जो भी मशीन वगैरह, प्लांट वगैरह जो लगाए जाते हैं, तो उसमें लगातार हम जिस चीज़ के यूज करते जाते हैं उन मशीनरी का, तो धीरे धीरे अपने आप में उस चीज़ में कमी आती जाती है। कमी आना मतलब कि उसमें अंदर घिसावट आना, और एक टाइम के बाद में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो काम करने लायक या यूज करने लायक नहीं होती। और उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं कि हम लोग एक फ़ंड तैयार करते हैं। जैसे कि हम कि भाई ये डिसाइड करें कि 10 साल बाद में बिल्कुल डैमेज हो जाएगी और अपने को नई मशीनरी खरीदनी है, तो उसके लिए अपने को एक फ़ंड बनाना पड़ता है जिसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टॉपिक करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? तो डेप्रिसिएशन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीजेज ओवर टाइम ड्यू टू यूज। मतलब कि जब तक हम सेट को यूज करते जाते हैं उस सेट को, तो कुछ टाइम बीतने के बाद में यूज करते टाइम उसमें डिक्रीज आ जाता है, मतलब उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। और उसे मॉनेटरी फॉर्म में, मतलब कि मॉनेटरी टर्म में, मॉनेटरी वैल्यू में डिसाइड किया जाता है। तो उस जैसे कि उनका यूज करेंगे तो वियर एंड टियर तरीके से, या ऑब्सोलेंसेस यानी उनको बार बार एक तरीके से उनका चलन ख़त्म हो जाना, ठीक है। ऐसे कि आगे चल के 10 साल बाद में उनका बिल्कुल ही टेक्निकल या डिमांड के रूप में बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो ऐसे डिक्रीज मेजर्ड इज डेप्रिसिएशन। जो डिक्रीज हुआ है वैल्यू की टर्म में एसेट के अंदर, तो उसे बोलते हैं अपन डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की मीनिंग यहाँ क्लियर हो गई होगी। किसी भी फिक्स एसेट में लगातार उसका यूज करते जाते हैं उस मशीनरी का, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू में डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें 3 तरीके से होते हैं: नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। नॉर्मल वियर एंड टियर भी हो सकता है, उससे भी अपने फिक्स एसेट कम हो जाती है, जैसे कि नॉर्मल उसमें यूज किया और फिर कुछ टाइम के बाद में वो ख़त्म हो गया। एक्सीडेंटल डैमेज भी हो सकते हैं, या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस भी होते हैं। ये डेप्रिसिएशन के तरीके हैं जिससे डेप्रिसिएट होती है मशीनरी के अंदर। डेप्रिसिएशन को कंजप्शन फिक्स एसेट भी बोला जाता है, फिक्स कैपिटल भी बोला जाता है। डेप्रिसिएशन ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट। तो दूसरा नाम याद रखना, डेप्रिसिएशन का काफ़ी बार नेशनल इनकम आएगा, उसमें भी बोला जाएगा कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट। कमी आई है अपनी मशीनरी के अंदर, एसेट के अंदर, तो उसको कैसे दूर करें? तो पहले सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो कि एक डिलीवरी ट्रक परचेज किया गया है, किसके द्वारा? एक कंपनी के द्वारा, विद द कॉस्ट ऑफ 1 लाख। 1 लाख मैंने वैसे एक्सपेक्ट किए, ट्रक वैसे ज़्यादा का आता है, ठीक है। तो 1 लाख की मैंने क्या लिया यहाँ पे, 1 लाख का ट्रक परचेज किया एक कंपनी ने, और उसने एक्सपेक्ट किया कि वो ट्रक है ना, वो 5 साल के बाद में क्या हो जाएगा, एक तरीके से उसके अंदर कमी आ जाएगी, यानी कि एक्सपेक्टेड यूजेस का मतलब एक तरीके से वो चलन से बाहर हो जाएगा, या वो इतने साल तक ही वो चल सकता है। तो उस मामले में हमने क्या किया, उसको एक्सपेक्ट किया 5 साल तक। तो हमने कैसे निकाला डेप्रिसिएशन, कि मेरे को डेप्रिसिएशन निकल के आया, मैंने 1 लाख को 5 साल से डिवाइड कर देते हैं उसकी ईयर ऑफ टाइम से, मतलब कितने साल तक वो यूज होगा। यहाँ पे 10 साल भी हो सकती है फिक्स एसेट अपनी, 15 साल भी चल सकती है। वो अपने एक्सपेक्ट करना पड़ता है कि इतने साल तक वो यूज हो सकती है, उसके बाद में ये यूजलेस हो जाएगी। तो इससे जैसे डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 20,000 रुपये एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन। मतलब कि ये मानना होगा कि हर साल मशीन के अंदर जो डैमेजेस आ रहे हैं, कमी आ रही है, वो हर साल 20,000 रुपये की वैल्यू कम हो रही है। तो उस 20,000 रुपये की वैल्यू मैंने कम स्टार्ट की, तो 5 साल में वही हो जाएगा, 1 लाख का ट्रक बन जाता है ना। तो ऐसे मैंने 20,000 की जो डेप्रिसिएशन हुआ, उस मशीनरी के अंदर 20,000 की कमी आ रही है हर साल, तो मैं उस 20,000 की वैल्यू को जानकर उसका फंड बनाना शुरू कर दूंगा आज से ही, फ्यूचर के लिए, कि मेरे को 5 साल के बाद में ये मशीन बिल्कुल रिप्लेस करनी है जो मैंने आज ट्रक खरीदा है। तो आज से ही मैं 20,000 रुपये उसका एक्सपेक्ट करके फंड बना लूँगा, रिजर्व करने लग जाऊँगा, ठीक है। उसे बोल देते हैं अपन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड।
यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, अब देखो भाई, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नाम से पता चल रहा है कि कोई भी अपन नॉर्मल बात समझे कि अपने को कोई भी चीज़ परचेज करनी है नियर फ्यूचर में, अपने को गाड़ी लेनी है या और कुछ कोई भी फ़ोन वगैरह खरीदना होता है, तो हम उसको चीज़ को क्या करते हैं, आज से ही इंस्टॉलमेंट के रूप में बैंक में जमा कराना शुरू कर देते हैं, यानी कि नियर फ्यूचर में अपने को वो चीज़ खरीदनी है। तो इसलिए एक डेप्रिसिएशन में भी ऐसे ही होता है, जैसे फिक्स एसेट की मशीनरी आज डिमेजेज हो रही है, 10 साल के बाद में, 5 साल के बाद मेरे को रिप्लेस करना हो, तो मैं आज से ही उसको रिजर्व करना शुरू कर दूंगा उस रुपए को उस मॉनेटरी वैल्यू के अंदर। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रेफर टू दैट फंड विच इज़ द प्रोड्यूसर कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, जो मेरे पास में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, यानी कि मशीनरी मेरे पास में थी, उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए जो फंड अपने पास प्रोड्यूसर रखता है, रिजर्व करता है, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अगर एक मीनिंग में आप याद करना चाहो 1 नंबर पॉइंट के अंदर, तो ये बोलते हैं। अब इसमें देखो वैसे जानने की बात कि एज वी नो फिक्स एसेट आर कंज्यूम और यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फाइनल गुड्स, जो भी प्रोडक्शन है ना, जो भी मशीन वगैरह होती है, एक तरीके से फाइनल यूज के लिए ही यूज की जाती है, फाइनल प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेस के लिए यूज की जाती है। तो जैसे जैसे उसका कंज्यूम करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, दस दीज एसेट नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकॉज डेप्रिसिएशन। हमें ये तो पता है कि भैया टाइम टू टाइम उसको रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा, एसेट को, मशीनरी को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर डेप्रिसिएशन आ रहा है, मतलब कि वो डेप्रिसिएट हो रही है, कमी आ रही है उसके अंदर। एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट रिक्वायर्ड द फंड, और रिप्लेसमेंट करने के लिए मेरे को क्या चाहिएगा भाई, फंड चाहिएगा, यानी कि मेरे को फाइनेंस चाहिएगा, पैसे चाहिए। तो उसके लिए फॉर द पर्पज, इसी के लिए द प्रोविजन फंड इज इस्टेब्लिश ऑन एनुअल बेसिस, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ता है, फंड एस्टेब्लिश करना पड़ता है एनुअल बेसिस पे। एंड दिस प्रोविजन मेड, और प्रोविजन बनाना पड़ता है, इज नोज इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड किस लिए बनाया जाता है, किस पर्पज से बनाया जाता है, और हर एक कंपनी इसे बनाती भी है, क्योंकि वो मशीनरी वगैरह का यूज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको कुछ टाइम के बाद में उस मशीनरी को रिप्लेस करना ही पड़ता है, इसलिए वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड अलग से बनाती हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलो आगे टॉपिक बनता है, एक डेप्रिसिएशन रिजर्व हुआ, फंड जो बना रहे थे, अब डेप्रिसिएट भी होती है, दो तरीके से माने जाते हैं कि उसमें कमी आएगी ना, तो कुछ कारण की वजह से अपन मानते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, और एक होती है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज। यानी कि एक्सपेक्टेड तो क्या होती है कि मेरे को ये पता है कि भाई नियर फ्यूचर में इन कारणों की वजह से वो कमी आएगी, वैल्यू के चलन खत्म हो जाएगा, वो चलन से बाहर हो जाएगी, अप्रचलित हो जाएगी, यानी कि उसको कोई यूज नहीं करेगा। और दूसरा अनएक्सपेक्टेड, या अचानक उस मशीनरी, उस फिक्स एसेट के अंदर कमी आएगी नियर फ्यूचर में, अपने को पता ही नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है, अपने को नहीं पता कि कैसे कमी आएगी। तो एक तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होते हैं, इट रेफर टू द फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू चेंज द टेक्नोलॉजी, किस वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से और डिमांड की वजह से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने आज मशीनरी या कोई भी टीवी मैंने परचेज किया, ये मेरे को ये पता है कि आज के बाद में 10-15 साल में न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो इसलिए मेरे को क्या हुआ, मेरे को आज से पता था कि इस प्लांट को मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा, 10 साल के बाद में न्यू प्लांट, न्यू टेक्नोलॉजी का प्लांट यूज करना पड़ेगा, तो मैंने आज से ही डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाना शुरू कर दिया। तो ये होते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी के कारण कमी आए, या डिमांड, नियर फ्यूचर में डिमांड करना बंद कर देंगे कि लोग इनका यूज ही नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ का, प्रोडक्ट का लगा सकते हो या फ़ोन का, मशीनरी का, किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो वो होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इस्टीमेटेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द बेस, भाई ये कैसे जो नॉलेज गेन करता है, भाई वो प्रोड्यूसर होता है ना, वो देखता है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, नियर फ्यूचर में कैसी डिमांड हो सकती है, उन सब की नॉलेज लेकर ही एक तरीके से ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि ये इतने साल के बाद में ये वैल्यू डाउन हो जाएगी, इस वैल्यू की फिक्स एसेट में कमी आ जाएगी। अब दूसरे नंबर का टॉपिक बनता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंसेस अनएक्सपेक्टेड क्या होते हैं, इट रेफर टू फॉल इन दी वैल्यू, वैल्यू तो फॉल होती है फिक्स एसेट की, लेकिन किसके कारण, नेचुरल क्लाइमेट के कारण, मतलब कि एक इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ जाए उसी के कारण, मतलब कि ये मान के चलो नियर फ्यूचर में किसी भी बाढ़ वगैरह आ जाए या अर्थक्वेक वगैरह आ जाए, ये अनएक्सपेक्टेड है, किसी को कुछ नहीं पता, कभी भी हो सकता है। तो इस वजह से ऐसी वैल्यू के अंदर अचानक से किसी चीज़ में वैल्यू में गिरावट आ जाना, वैल्यू डाउन हो जाना, और या इकोनॉमिक रिसेशन यानी कि पेंडेमिक आ गया या कुछ और कुछ होती है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को
कैपिटल लॉस भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। क्या बोला जाता है? कैपिटल लॉस भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को। ठीक है। और ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो होती हैं, फर्स्ट नंबर का अपन ने पढ़ा था, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कंसाइडर ऑफ द एस्टिमेशन डेप्रिसिएशन। बस डेप्रिसिएशन मेरे को किसका पता चल लगाया जा सकता है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का। अनएक्सपेक्टेड का नहीं लगाया जाता डेप्रिसिएशन, क्योंकि मेरे को यही नहीं पता कि 10 साल बाद रिप्लेस करना है, 5 साल बाद करना है, 6 साल बाद करना है। तो जिसका पता ही नहीं तो डेप्रिसिएशन अपन एस्टिमेट कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड को कभी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट में शामिल नहीं किया जाता और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर अपन ये आगे स्टॉक और फ्लो के बारे में, 2 सेक्टर मॉडल के बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।